हेलो एवरीवन, वेलकम टू साथी एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हमने चार मैक्सवेल इक्वेशन पढ़े थे कि मैक्सवेल इक्वेशन चार होते हैं। तो उस चारों मैक्सवेल इक्वेशन को मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है। ये क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए है। ये चार इक्वेशन किसके लिए है? ये चारों जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये किसके लिए है? फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए है। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट फॉर्म है, इसका इंटीग्रल फॉर्म है। तो इस चारों मैक्सवेल इक्वेशन को आप अच्छे से देख सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? डेल डॉट डी इक्वल टू रो बी। इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है? क्लोज इंटीग्रल डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। दूसरा है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका इंटीग्रल फॉर्म है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। तीसरा है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी। उसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डेल वी बाई डेल टी इंटू डी एस। ठीक है, और चौथा इक्वेशन क्या है? पॉइंट फॉर्म में डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी। जे यानी कि कंडक्शन करंट डेंसिटी, जे डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल डी बाई डेल टी। इसलिए चौथा इक्वेशन क्या हो गया? डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या है? क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इंटू डी एस। ये हमारे चार तरह के मैक्सवेल इक्वेशन हो गए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चारों मैक्सवेल इक्वेशन का प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ यानी कि इस चारों मैक्सवेल इक्वेशन का ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ से आया है, इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी हम लोगों ने लेटर यूज किया है उसका मतलब क्या है, उसका नोटिस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए हम लोग क्या नोटेशन यूज किया है? डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ई, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी, कंडक्शन करंट डेंसिटी जे सी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी। तो ये सारे नोटेशंस हमने इस मैक्सवेल इक्वेशन यूज किया है, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो अब सबसे पहला इक्वेशन में चलते हैं। हमारा सबसे पहला इक्वेशन क्या है? डेल डॉट डी एस इक्वल टू रो बी, और इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है? डेल डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। ये हमारा पहला मैक्सवेल इक्वेशन है। तो अब देखते हैं ये कहाँ से आया है। तो ये एक्चुअली गॉस लॉ से आया है। गॉस लॉ हमारा क्या होता है? ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले देखते हैं गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ होता है net electric field due to the electric field existing due to all the point charges or charge distribution inside or outside the volume is equal to the algebraic sum of charges present inside the volume। ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। इसका मैं सिंपल मतलब बताता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 पॉइंट चार्ज है। मैंने पॉइंट चार्ज लिया, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया है, तो ये यहाँ पे 5 पॉइंट चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अब मैंने यहाँ पे एक क्या ले लिया? यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। ये क्या है एक्चुअल में? ये गॉसियन सरफेस। ये कोई सर्किल नहीं है, ये एक स्फीयर है। ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस 3D होता है। गॉसियन सरफेस नाम ही आता है सरफेस। सरफेस मतलब सरफेस होना चाहिए, लाइन नहीं होना चाहिए। गॉसियन सरफेस यानी कि एक स्फीयर मैंने लिया है गॉसियन सरफेस। तो अब देखिए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज लाई कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस के अंदर 3 चार्ज लाई कर रहे हैं, Q1, Q2 और Q3। तो इस गॉसियन सरफेस से बाहर कितने फ्लक्स आ रहे हैं? इस गॉसियन सरफेस से बाहर कितने फ्लक्स आ रहे हैं वो किसके इक्वल होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फाई यानी कि फ्लक्स। ठीक है, अब फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तब क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स में डी के जगह पर बस बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन क्यों यूज किया? सॉरी, डबल इंटीग्रेशन क्यों यूज किया? डबल इंटीग्रेशन यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सरफेस की बात हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं डी एस है,
सरफेस की बात हो रहा है, इसमें डबल इंटीग्रेशन यूज किया है। लाइन की बात होता तो वहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन यूज करता। वॉल्यूम का चार्ज होता तो वॉल्यूम का अगर यूनिट होता है यहाँ पे अगर वॉल्यूम का बात हो रहा होता तब यहाँ पे हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। सरफेस है इसलिए डबल इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। तो फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। तो यही फाई इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। ये हमारा आ गया गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। और एक्चुअल में यही हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, इसमें इंटीग्रल फॉर्म देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज। यही हमारा आ गया फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। अब इसका पॉइंट फॉर्म देखते हैं कि पॉइंट फॉर्म में ये डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी कैसे आया। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिखा है क्लोज इंटीग्रल डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। क्यू को हम लोग यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं रो एल डी एल। क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं रो एल डी एल। क्यू को और क्या लिख सकते हैं रो एस इंटू डी एस। क्यू को और क्या लिख सकते हैं रो वी इंटू डी पी। ये किसके लिए है, ये सरफेस चार्ज के लिए है। ये वॉल्यूम चार्ज सॉरी सरफेस ये लाइन चार्ज के लिए, माफ कीजिएगा, ये लाइन चार्ज के लिए है, ये सरफेस चार्ज के लिए है और ये वॉल्यूम चार्ज के लिए है। रोल क्या है, रोल है हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी, रो एस है सरफेस चार्ज डेंसिटी और जो रो भी है ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर लाइन चार्ज डेंसिटी को अगर आप उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। लाइन चार्ज डेंसिटी को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर आप सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी चार्ज आ जाएगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए तो भी चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या लिख सकते हैं रो एल इंटू डी एल, रो एस इंटू डी एस और रो वी इंटू डी वी। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, वॉल्यूम चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज क्या है इंटीग्रेशन रो वी इंटू डी वी। यहाँ पे मैंने लिख लिया इंटीग्रेशन रो वी इंटू डी वी। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग अब डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, शायद आपको याद होना हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डाइवर्जेंस थ्योरम होता है क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस। ए यहाँ पे कोई एक वेक्टर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे डी को एक वेक्टर फंक्शन मान सकते हैं, वैसे यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन है। क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एस, ये क्या होता है इंटीग्रेशन डेल डॉट ए इंटू डी वी। क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे वापस यूज करेंगे, तो हमने इस पहले इक्वेशन में अगर इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये तो डेल डॉट डी एस क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी एस इक्वल टू हो जाएगा डेल डॉट डी इंटू रो वी। और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन का यहाँ पे ओपन इंटीग्रल हो जाएगा और यहाँ पे डी वी है, इसलिए यहाँ पे अब ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज होगा। ठीक है, और ये रो वी इंटू डी वी यहाँ पे सेम का सेम रहने दिया। अब अगर दोनों साइड कंपेयर करें तो अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो क्या हमको मिलता है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। ठीक है, ये डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। बाकी सब तो सेम का सेम है, इसलिए बाकी सबको छोड़ देंगे। ये बस देखिए डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। और ये हमारा क्या है, यही हमारा मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म है। यहाँ देखिए डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, यही हमारा मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म है। तो हमने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन प्रूव कर लिया है। ये आप बस याद रखिए कि ये कहाँ से आया है, ये गॉस लॉ से आया है। ठीक है, अब अगले इक्वेशन पे चलते हैं। अगला मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, अगला है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। ये हमारा पॉइंट फॉर्म है। इसी का अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये कहाँ से आता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वी नो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब क्या, मोनोपोल मतलब है नॉर्थ या फिर साउथ। नॉर्थ साउथ एक साथ नहीं, या तो नॉर्थ या तो साउथ, उसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ क्या हो गया मैग्नेटिक मोनोपोल, साउथ क्या हो गया मैग्नेटिक मोनोपोल। यहाँ पे मैंने एक इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक यहाँ पे मैंने मैग्नेट लिया है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। तो इसका जो फील्ड लाइन्स होगा वो कैसा होगा, फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में घुसेगा।
नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में घुसेगा। ये बाहर की बात कर रहा हूँ। अंदर में क्या होगा, यानी कि मैग्नेट के अंदर में क्या होगा, मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो इस मैग्नेट के अराउंड अगर हम एक गॉसियन सरफेस लें, गॉसियन सरफेस कैसा होता है 3D, यानी कि गॉसियन सरफेस या तो क्यूब होगा, नहीं तो ये क्यूबॉइड टाइप का होगा। इमेजिन करिए कि क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये कोई क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है। तो मैंने गॉसियन सरफेस लिया। अब बात आप बताइए कि ये इससे गॉसियन सरफेस से बाहर कितना फ्लक्स आ रहा है, इस गॉसियन सरफेस से बाहर कितना फ्लक्स आ रहा है। आप देखो तो एक भी फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में जाके घुस गया, बाहर तो कोई आया ही नहीं। तो इसका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सरफेस क्या है, जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। फाई इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है, फ्लक्स इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे अगर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू करें, ये भी जीरो आएगा। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। तो फाई इक्वल टू जीरो है, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस भी क्या आएगा, जीरो। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अगर आप इसको अगर आप कट कर दें, कट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई ये भी सोच सकता है कि अगर मैं इसको कट कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ बच जाएगा, इधर साउथ बच जाएगा, तब तो फ्लक्स बाहर आएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, इसको मैंने मैग्नेट यहाँ से कट कर दिया, तो ये नॉर्थ इधर साउथ सेम रहेगा, लेकिन ये आधा जो है ना, ये आधा इधर साउथ बना लेगा। ये जो आधा मैग्नेट बचा हुआ है, ये नॉर्थ इधर है ही, और ये आधा मैग्नेट इधर साउथ बना लेगा, और ये मैग्नेट इधर साउथ है तो ये आधा इधर नॉर्थ बना लेगा। तो ये अपने में ही नॉर्थ साउथ अलग अलग बना लेंगे, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए, मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन बी टी एस इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन नहीं, आप बोलिए क्लोज इंटीग्रेशन बी टी एस इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैंने लिखा क्लोज इंटीग्रेशन बी टी एस इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया। डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या लिखेंगे, बी डी एस को क्या लिखेंगे, डेल डॉट बी इंटू डी वी। ठीक है, डेल डॉट बी इंटू डी वी, और यहाँ पे डी वी आया, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज किया। इक्वल टू क्या आया, जीरो। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मैक्सवेल इक्वेशन इन किसमें, इंटीग्रल फॉर्म में, मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म। ये हमारा क्या आ गया, मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। ये तो काफ़ी इजी था, ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म, ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। तो हमारा सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन भी प्रूव हो चुका है। तो अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, और इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एच इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डेल वी बाई डेल टी इंटू डी एस। ठीक है, आप यहाँ पे वेक्टर का साइन यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, अब ये सही है। अब इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे प्रूफ हुआ है, कहाँ से आया है। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इक्वल टू आई एनक्लोज। एम्पियर सर्किट लॉ का ये इंटीग्रल फॉर्म है, क्या है, इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इक्वल टू आई एनक्लोज। आई एनक्लोज को और सरफेस करंट डेंसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, अगर सरफेस करंट डेंसिटी जे है तो उस सरफेस करंट डेंसिटी में अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको करंट मिल जाएगा। तो आई इनक्लोज को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इसको यही लिख दिया है, इंटीग्रेशन एस डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल एस डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। ये हमारा, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, किसके बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में। सबसे पहले देखिए, करंट पासिंग थ्रू ए रेसिस्टर आर कॉल्ड कंडक्शन करंट। एक रेजिस्टर के थ्रू अगर करंट पास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं। या फिर एक वायर के थ्रू करंट पास कर रहा है, या फिर कोई भी कंडक्टिंग मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। कंडक्टर में कौन सा करंट पास करता है? कंडक्शन करंट पास करता है। रजिस्टर में भी कौन सा करंट पास करता है? कंडक्शन करंट पास करता है। ये तो आपको पहले से पता होगा। बट यहाँ पे कुछ और बातें देखिए कि बट इन सम पैसिव एलिमेंट लाइक कैपेसिटर विच हैव टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक कैपेसिटर में क्या होता है? दो प्लेट होते हैं। एक कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं और दोनों क्या होता है? ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरे भरे होते हैं। ये हमारा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। दो प्लेट होते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरे होता है। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है? ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक इंसुलेटर होता है जो करंट को अपने थ्रू पास नहीं करने देता है। करंट मतलब क्या? करंट, कंडक्शन करंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक इंसुलेटर कभी भी अपने थ्रू कंडक्शन करंट को पास नहीं होने देता है। Thus, the conduction current is absent through कैपेसिटर। कैपेसिटर में कंडक्शन करंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे करंट तो फ्लो कर रहा है। एक कैपेसिटर को अगर आप एसी सप्लाई देते हैं तो करंट तो उसमें फ्लो करता है। तो इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? अगर कैपेसिटर में कंडक्शन करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है, यानी कि आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें कौन सा फ्लो करता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। देयरफॉर ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो कंडक्टर से कौन सा करंट फ्लो करता है? डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। कंडक्शन करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ भी याद रखिए। तो आगे क्या है कि thus the previous equation is more simplified by adding displacement current density as follows। यानी कि प्रीवियस जो हमारा इक्वेशन था, ये इस इक्वेशन को अगर हम ज़्यादा सही से लिखना चाहें, मोर सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना चाहें, इसमें हमको एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का भी टर्म ऐड करना पड़ेगा। कंडक्शन करंट डेंसिटी तो पहले से था, इसमें हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का भी टर्म ऐड करेंगे। तो ये टोटल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? जे प्लस जे डी। ये क्या है? कंडक्शन करंट डेंसिटी। जे डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब जे डी इक्वल टू क्या होता है? जे डी इक्वल होता है डेल डी बाई डेल टी। ये आप याद रखिए, या फिर आपको पता भी होगा शायद। जे डी इक्वल टू होता है डेल डी बाई डेल टी। तो हमारा नेट इक्वेशन क्या आ गया? क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इंटू डी एस। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आ गया। इसमें इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। इसमें आया इंटीग्रल फॉर्म में आया। अब देखते हैं कि इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो एच है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल क्रॉस एच, और जो डी एल है वो हो जाएगा डी एस। और डी एस आ गया तो इसलिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है। तो क्या है? डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच इंटू डी एस। और ये हमारा जो सेकेंड टर्म है उसको मैंने सेम रखा है। इससे सेकेंड टर्म है, इसको मैंने सेम रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब इस दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें, दोनों साइड अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारा तो सेम है दोनों तरफ। चेंज बस इसमें है, जो दोनों क्या होगा? ये दोनों इक्वल होगा। दोनों साइड कंपेयर करने के बाद हमारा क्या आया? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। क्या आया? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आया मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। तो समझ में आया आपको? तो अब तक हमने सारे मैक्सवेल इक्वेशन प्रूव कर लिए हैं। यही हमारा मैक्सवेल इक्वेशन का प्रूफ था। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। जाने से पहले हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जेसी एंड जेडी, यानी कि रिलेशन बिटवीन कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम जाते जाते देख लेते हैं। जे इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा ई। ये कहाँ से आता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म क्या होता है? जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या होता है यहाँ पे? कंडक्टिविटी। इसमें हम लोग कुछ और टर्म यूज़ करेंगे, जैसे एप्सिलॉन ये होता है परमिटिविटी, जे होता है कंडक्शन करंट डेंसिटी, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जे इक्वल होता है कंडक्शन करंट डेंसिटी। मैंने यहाँ पे इसको दो बार लिख दिया है तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से।
ठीक है। तो जी हमारा हो गया कंडक्शन करंट डेंसिटी, जे डी हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे E इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं ई नोट कॉस ओमेगा टी। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने क्या मान लिया, ई नोट कॉस ओमेगा टी। ई नोट हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जे डी हमारा क्या होता है, डेल डी बाई डेल टी। डी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई। डी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई। तो क्या हो गया, डेल डी बाई डेल टी इंटू एप्सिलॉन ई। ई के जगह पुट कर दिए ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और एप्सिलॉन चूंकि कांस्टेंट टर्म होता है तो एप्सिलॉन को डिफरेंशियल वाला टर्म से बाहर निकाल लिए। तो एप्सिलॉन डेल डी बाई डेल टी इंटू ई नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, इससे पहले तो ई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, इसको भी बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई नॉट इंटू डेल डी बाई डेल टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हो जाएगा, ये ई एप्सिलॉन इंटू ई नॉट यहाँ पे सेम रह गया, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको मैंने कैसे किया है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, तो कॉस ओमेगा टी का हो गया माइनस साइन। एक्चुअल में कॉस का होता है माइनस साइन, तो मैंने ये लिखा है कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी। चूँकि यहाँ पे ओमेगा वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये ओमेगा जो होता है ये बाहर आ जाता है, यानी कि जो ओमेगा होता है इसे बाहर में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका है, बस ट्रिक है, ट्रिक के तौर पर समझ सकते हैं कि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और चूँकि ये जो ओमेगा है इसको आप बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। इसको मैं एक अच्छे तरीके से लिखूँ, क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करूँ, यानी कि कंडक्शन करंट डेंसिटी जे टी का सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करूँ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एप्सिलॉन ई नॉट, और ये किस में होगा, मॉड में आ जाएगा। ये बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो जे डी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड माइनस ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई नॉट। अब आप क्या करिए कि जे सी और जे डी दोनों को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे जे सी इक्वल टू क्या है, सिग्मा ई, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे क्या हो जाएगा, मोड सिग्मा ई, जो हो जाएगा मोड सिग्मा ई। मोड सिग्मा ई ही नहीं होगा, मोड सिग्मा ई नॉट हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जे सी इक्वल टू क्या है, सिग्मा ई। सिग्मा ई को क्या लिख सकते हैं, ई को हमने लिया है ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, मॉड जे सी इक्वल टू मॉड सिग्मा ई नॉट हो जाएगा। तो हमने इसी का यहाँ पे यूज़ किया है, जे सी इक्वल टू लिखा है मॉड सिग्मा ई नॉट, और जे डी इक्वल टू हमने क्या निकाला है, माइनस ओमेगा एप्सिलॉन ई नॉट। जे सी इक्वल टू निकाला है, सॉरी जे डी इक्वल टू मैंने निकाला है मॉड माइनस ओमेगा एप्सिलॉन ई नॉट। इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये मोड जो है, अगर मोड को अगर हटाएंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा। मोड को हटाने के बाद कोई भी उसके अंदर ये कोई भी निगेटिव चीज़ क्या होता है, वो पॉजिटिव में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा एप्सिलॉन, और ई नॉट तो ऊपर नीचे कट गया, और ऊपर सिर्फ बच गया क्या, सिग्मा। तो जे सी बाई जे डी क्या आ जाएगा, जे सी बाई जे डी आ जाएगा सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, और जे सी बाई जे डी मतलब यहाँ पे मैं मोड की बात कर रहा हूँ, मोड के अंदर की बात कर रहा हूँ, मोड जे सी बाई जे डी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन, और यही हमारा होता है रिलेशन बिटवीन जे सी एंड जे डी, रिलेशन बिटवीन कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये इसको भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, जे सी बाई जे डी इक्वल टू सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जाते जाते कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम यानी कि मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स और PDF मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में कोई भी बुक को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।